हाय एवरीवन, मैं सीमा त्यागी स्वागत करती हूँ यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत का इतिहास, इसके 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आज बाकी बचे 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, हम क्लास नंबर 25 आज करेंगे। 24 क्लासेस हमारी हो चुकी है। हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आप उनको ध्यान से देखिए। हर टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके शासनकाल में गंगेकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी थी? क्वेश्चन कल भी हो चुका था और कई की बारी क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। गंगेकोंड चोलपुरम जो चोल राजधानी बनाई थी वो राजेंद्र प्रथम ने बनाई थी। और क्यों बनाई थी? क्योंकि उसने बंगाल वाले इलाके पर अधिकार कर लिया था और ये गंगा घाटी पर पड़ता है ये वाला इलाका। और यहाँ पे जब इसने अधिकार किया था तो जरूर कहीं ना कहीं जब अधिकार करते हैं तो वहाँ की या तो उपाधि ले लेते हैं उस नाम से, यहाँ कोई नगर बसा देते हैं। तो इसने गंगे चोलपुरम एक नगर यहाँ स्थापित कर दिया था। उसके बाद इसने उपाधि भी ली थी, उसका भी नाम गंगेकोंड चोल था। और यहाँ पे एक झील बनवाई थी या तालाब बनवाया था, उसका नाम भी चोल गंगम या गंगम चोल था। तो राइट आंसर आपका राजेंद्र प्रथम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्री राज्य शासक। श्री राज्य शासक का मतलब होता है यहाँ पे जो लक्षद्वीप मालदीव वगैरह होते थे ना, उन पर जिनका अधिकार होता था यहाँ पर उनको श्री विजय साम्राज्य बोला जाता था, श्री विजय शासक बोला जाता था। ठीक है, तो श्री विजय के शैलेंद्र शासक थे, इन शासकों को कहा जाता था श्री विजय, उस एरिया को बोला जाता था। और ये थे शैलेंद्र शासक, शैलेंद्र शासक। मतलब हम कहते हैं जैसे गुप्त वंश वाले हैं, मौर्य वंश वाले हैं, तो ये शैलेंद्र थे, इनका जो वंश था वो शैलेंद्र शासक था। और उस पूरी जगह को, इन टापू पर, इन महाद्वीपों पर, द्वीपों पर जो एरिया अधिकार होता था उनको विजय शासक बोला जाता था। ठीक है, श्री विजय। तो ये क्या होता था, इस शैलेंद्र शासक का एक मतलब राजा था, उसका नाम था विजोतुंग वर्मन। ठीक है, या माँ विजोतुंग वर्मन भी बोल सकते हैं। ये शासक था यहाँ का। इस शासक ने क्या किया था, राजराज प्रथम के काल में आया और इसने पूछा कि हम नागपट्टनम में बौद्ध विहार बना सकते हैं क्या। तो नागपट्टनम में जो बौद्ध विहार की अनुमति है किससे ली थी? राजराज प्रथम से। और उसको कंप्लीट कराया था। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इसमें डायरेक्ट ये ना पूछ के कि किसके काल में नागपट्टनम में बौद्ध विहार बना था या किसने बौद्ध विहार बनवाया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल टाइप से पूछा गया। देखिए, श्री विजय शासक, श्री विजय शासक से आपको पता चल गया कौन है, विजोतुंग वर्मन। ठीक है, उसका वंश क्या था? उसका वंश था शैलेंद्र। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसके वो किसके काल में आया था? राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार का निर्माण कार्य को पूरा किया वो कौन था? तो जो ये ना, इसके पिता ने कभी काम शुरू किया होगा या पहले पूछा होगा, अनुमति ली होगी, तो उस कार्य को ये पूरा करने आया था। किसके काल में? राजराज प्रथम। तो इसने राजराज प्रथम से अनुमति ली थी कि क्या मैं नागपट्टनम में बौद्ध विहार बना सकता हूँ। आपको पता है बौद्ध विहार क्या होता है? जहाँ पे बौद्ध जो है आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। वो कहीं आगे जाना होता है उनको, फिर वहां पे रेस्ट करते हैं, तो वो विहार होता है उनका, एक तरह से धर्मशालाएं होती है। ठीक है, तो इसने वो नागपट्टनम में बनवाया था। बट अगर पूछा जाए किस चोल शासक ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया, तो वो राजराज प्रथम ने था, क्योंकि अनुमति इसने दी थी। तो इसका मतलब इसने बनवाया है। बनवा के उसको जो पूछा जाए श्री विजय शासक में किस शासक ने बनाया, तो इसका नाम आएगा। अगर चोल साम्राज्य में पूछ लिया ना आपसे, तो आप राजराज प्रथम को करोगे, क्योंकि कोई भी हुआ, कोई भी शासक हुआ जिसके काल में कोई भी कार्य हो रहा ना, चाहे करवा उसका मंत्री रहा है, चाहे जनता करवा रही, कोई मर्जी करवा रहा, वो खुद थोड़ी ना करेगा, पर नाम उस शासक का ही आएगा। तो राइट आंसर इसका इसलिए विजोतुंग वर्मन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा विजय शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा चोल शासक था, तो आप राजराज प्रथम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो दोबारा कमेंट करके कि मैम दोबारा समझा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? अब ये जो अधिराजेंद्र था, ठीक है, अधिराजेंद्र, ये वीर राजेंद्र के बाद आता है। कब आता है ये? वीर राजेंद्र के बाद आता है अधिराजेंद्र। इसकी है ना जब हत्या ना भीड़ में हो चुकी थी, मतलब जब भीड़ थी पूरी और आपस में लड़ाई झगड़े, ग्रह छिड़ गया था गद्दी के लिए जनता में, तो ये अधिराजेंद्र की जो है ना मृत्यु, वहां पे हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। इसके बाद जो शासक बैठा था वो कुलतोंग प्रथम बैठा था। तो कई बार पूछा जाता है कि विजालय वंश का अंतिम शासक कौन था? अधिराजेंद्र। देखिए,
इसका जो संस्थापक है वो विजाल्य है। किसका संस्थापक है विजाल्य? ये आपके चोल वंश का संस्थापक का नाम है विजाल्य। ठीक है। इस विजाल्य वंश के बाद, इस वंश का जब अंतिम शासक आएगा, अंतिम, इसके बाद तो आदित्य प्रथम आएगा, फिर उसके बाद आपको प्रांतक प्रथम आएगा, तो बहुत चलते रहेंगे। बट अंतिम की जो बात कर रहे हैं, अंतिम है वो अधिराजेंद्र आएगा। इस वंश का चलता चोल साम्राज्य ही रहेगा, पर विजाल्य वंश का मतलब इसके बेटे पोतों में से अंतिम जो राजा रहेगा वो अधिराजेंद्र रहेगा। उसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो कुलोत्तुंग प्रथम बैठेगा। कुलोत्तुंग प्रथम, क्योंकि ना ये एक चालुक्य शासक था, चालुक्य, पर ये यहाँ का जमाई था। इस विजालय वंश का ये जमाई था। तो जब यहाँ पे कोई गद्दी पर बैठने वाला नहीं रहता और अधिराजेंद्र भी भीड़ में मर जाता है, तो कुलोत्तुंग प्रथम को, क्योंकि वो इनकी बेटी का पति था, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। तो चोल चालुक्य शाखा से बिलोंग करता था, चोल चालुक्य शाखा। चालुक्य ये चालुक्य वंश का था और चोल का ये क्या था, दामाद था। तो चोल चालुक्य शाखा का जो बैठने वाला प्रथम था, या चालुक्य शाखा का बैठने वाला प्रथम शासक, वो कुलोत्तुंग प्रथम था। और विजाल्य वंश का अंतिम था अधिराजेंद्र। ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि किस चोल शासक के विषय में कहा गया कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? तो ये थी आपकी अधिराजेंद्र। इसकी जो हत्या है वो भीड़ में हो चुकी थी। ठीक है। आपको पता है कुलुग द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम, ये बाद में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? पंडित चोल जो उपाधि है वो राजेंद्र प्रथम की रहती है। पंडित चोल वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने वैदिक अध्ययन या वैदिक जो स्टडी है, वैदिक पढ़ाई है, ये दक्षिण भारत में करवाया था। उत्तर से दक्षिण भारत में इसने वैदिक अध्ययन करवाया, तो इसलिए इसको पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रथम की भी बहुत सारी उपाधि हैं, कितना मर्जी ले लो। शिव पादेश शेखर है, मतलब ये शिव का भक्त वाला था। उसके बाद चोल नारायण था, इन्हें गंग को हराया था। जब हम टॉपिक को पढ़ते, कुलान तक था, इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। बहुत सारी उपाधि है, राजाधिराज की भी, कुलोत्तुंग प्रथम की भी। ठीक है। तो ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं इसके साथ साथ आती हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ की बात चल रही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। प्रारंभ की थी तो उसने राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम कौन था? जो राजेंद्र प्रथम है उसका फादर था राजराज प्रथम। ठीक है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने स्टार्ट की थी नौसेना? अब नौसेना सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। उत्तरी भाग को किसने जीता था? जो उत्तर वाला जो एरिया था, ये किसने जीता था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने। बट पूरे श्रीलंका को जो विकसित किया, मतलब अपने अंडर में ले लिया, नौसेना को विकसित किया था, पूरे श्रीलंका को जो जीत लिया था, वो राजेंद्र प्रथम ने जीता था। तो प्रारंभ तो स्टार्ट इसी ने किया था, बाद में जो विकसित है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये राइट आंसर क्या होगा इसका? राजराज प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? भाई ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में भी, और ये तो आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल कि कांची का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। कांची किसकी कैपिटल थी, किन की राजधानी थी? पल्लव की। तो जब पल्लव की कैपिटल कांची रही, और आपको पता अपनी राजधानी में ही बहुत ज्यादा ये मंदिर बनवाते हैं, तो कांची का जो विख्यात है एक कैलाश मंदिर है। ठीक है। कांची का विख्यात कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ये मैंने कल भी समझाया था, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इससे पहले आता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ये प्रथम रहेगा। जो सारे के सारे सप्त पैगोडा मंदिर, जो द्रौपदी का मंदिर है, ध्रुपराज का मंदिर है, रथ मंडप, वो सब नरसिंह प्रथम बनाएगा, जिसकी शैली रहेगी मामल शैली या मामलपुरम में ये मंदिर बनवाता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रहता है वो है नरसिंह वर्मन। दोनों ही वर्मन है, ये भी वर्मन है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये दो मंदिर बनवाता है, आपको भी पता है। पहला बस ये याद रखना कि द्वितीय है, फर्स्ट वाला नहीं बनवा रहा है इन मंदिरों को, ये द्वितीय बनवा रहा है। पहला मंदिर था कांची का कैलाश मंदिर, जो अभी हमसे पूछा गया है, कांची का कैलाश मंदिर, और इसी का नाम था कैलाशनाथ मंदिर, याद हो जाएगा। इसी को बोलते थे राज सिद्धेश्वर मंदिर।
राज सिद्धेश्वर मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। और शैली क्या यूज की थी उन्हें, कौन सी शैली थी, राजसिंह शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसिंह शैली का प्रयोग करके ये मंदिर बनवाया था। कांची का कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर या राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसको कहा गया है। और इसी ने जो दूसरा मंदिर बनवाया था वो था महाबलीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम, क्योंकि महाबलीपुरम में बनाए गए थे। उसके बाद इसी को समुद्र तटीय मंदिर भी कहते हैं, समुद्र तटीय मंदिर भी कहते हैं। और इसी को तटीय या शोर मंदिर भी कहते हैं, तटीय या शोर मंदिर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नरसिंह वर्मन द्वितीय से रिलेटेड दोनों मंदिर। और ये कहाँ बनवाए थे, इसने कहाँ पे बनवाए थे, कांची में। कांची का कैलाश मंदिर है, महाबलीपुरम का यह समुद्र तटीय मंदिर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसने चीन में अपना दूत भी भेजा था, नागपट्टनम में चीनी बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था इसने, जिसको चीनी पैगोडा भी कहते हैं। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका जाने वाला है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय जाएगा। ओके, चोल युग प्रसिद्ध था, किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, कल भी हमने इस क्लास में पढ़ा था, किस लिए फेमस था, किसे निरूपित करते थे। मतलब पेरुवल्ली से ये पूछ रहे हैं आपसे, पेरुवल्ली जो ये वर्ड है ये किसके लिए यूज होता था, क्या ये उच्च न्यायपालिका के लिए यूज होता था, या मार्ग के लिए यूज होता था, या कृषि के लिए यूज होता था, या ग्राम घास स्थल, ग्रामों में जो घास उगे रहते उनके लिए यूज होता था। तो जो पेरुवल्ली वर्ड है चोल प्रशासन में वो प्रमुख मार्गों के लिए यूज होता था। तो पेरुवल्ली याद रखना, प्रमुख मार्ग। निम्नलिखित में से किस शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण में शैलेंद्र सम्राट विजयोतुंग, मर विजय लिखा होता है वैसे विजयोतुंग वर्मन से ही आप याद रखोगे, का सहयोग किया था। तो ये वाला क्वेश्चन आप अभी अभी जस्ट पढ़ के आए थे और इसी के बारे में मैंने आपको डिटेल भी बताई थी कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि विजय जो होते हैं, श्री विजय क्या था, वो जंगह थी। उसके बाद वहां के जो सम्राट थे उनको बोलते थे शैलेंद्र सम्राट या शैलेंद्र शासक। फिर उनका नाम आएगा कि कौन सा सम्राट था। तो विजयोतुंग वर्मन ये सम्राट है। अब ये पूछा गया है कि नागपट्टनम में बौद्ध विहार, तो वही तो हमसे पूछा था पहले। इसने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनवाया था, किससे पूछकर बनवाया था, राजराज प्रथम से पूछ के बनवाया था। ठीक है, तो सहयोग पूछ रहे किसने किसका सहयोग दिया था, तो विजयोतुंग वर्मन और राजराज प्रथम ने एक दूसरे का सहयोग दिया था, उसने से पूछा, उसने बनवाया। चोल राज्य में, तो राइट आंसर इसका जाएगा सी। चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। अब जब हमने कल पढ़ा था तो प्रशासनिक इकाई में सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्रशासनिक जो इकाई पढ़ी थी उसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य, साम्राज्य के केंद्र भी लिखा आ सकता है और राज्य भी लिखा आ सकता है। यहाँ तक पॉइंट था इजी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मंडल या महामंडलेश्वर, मंडल या महामंडलेश्वर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो मंडल भी लिखा आ सकता है, महामंडलेश्वर भी लिखा आ सकता है। उसके बाद मतलब जो ये है आपका प्रांत, प्रांत में तो स्पेशल महामंडलेश्वर ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पेशली मंडल लिखा आएगा, मंडल। उनको वलनाडु कहा गया था, वलनाडु। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद नाडु, या बोल सकते हैं तहसील, तहसील या उपखंड, इसको बोलते हैं नाडु। और फिर उसके बाद आते हैं गांव, जिनको बोला गया कुर्रम या कुटम भी या कुर्रम भी बोला जा सकता है। और जो गांव है आगे, गांव भी तीन पार्टों में डिवाइड थे। ठीक है, आगे गांव को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगी इसको, किसी जो गांव से रिलेटेड आएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लीजिए कि इकाइयों पर विचार कीजिए कि कौन कौन सी इकाई थी। ठीक है, इसको आपको अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही होता है आपका मतलब सबसे बड़ा, उतरता क्रम जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो तब लगा पाओगे जब आपको पता होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा,
वलनाडु पहले आएगा, नाडु पहले आएगा या कुर्रम पहले आ गया? ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आएगा आपका वलनाडु, क्योंकि आपसे केंद्र प्रांत मंडप तो पूछे नहीं गए, सीधा वलनाडु से शुरू किया, वलानाडु लिखा होता है, वलानाडु। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा थर्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है फर्स्ट नंबर, मतलब गांव, कोटम। आप ये सोचोगे उरु क्या है, फिर ये उरु क्या है, तो ये उरु आगे जो गांव के मैं आपको बता दी थी ना, गांव के पार्ट है, पार्ट। ठीक है, गांव को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, कल भी मैंने बताया था। एक व्यापारियों का गांव होता था, गांव या जो बोल सकते कुर्रम, कुर्रम या गांव, इनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था, 3 पार्टों में। ठीक है, एक होते हैं उर, एक होते हैं सभा और महासभा, सभा और महासभा, और एक होते हैं नगरम। देखिए, अब जब कुर्रम तो इनसे पहले आ गया ना, ये कुर्रम के पार्ट है ना, तो आपसे यही तो पूछा गया है कि कौन सा बड़ा, कौन सा फिर उसके बाद आएगा। तो वलनाडु पहले आएगा, उसके बाद कुर्रम या कोटम आएगा, और उसके बाद जो इसके जो पार्ट है उरु, उरु आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी। तो गांव के तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया था। कुर्रम को उर में, सभा या महासभा में, और नगरम में। नगरम में वो वाले 3 गांव होते थे जिनको व्यापारिक गांव भी बोला जाता था। ठीक है, और ये जो है ग्राम है, यहाँ पे ग्राम सामान्य गांव हुआ करते थे उनमें, उनको आलगुणम संस्था होती थी वहां पे। ठीक है, ये वाला पूरा मतलब सभा महासभा को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि यहाँ एक वरियम, वरियम कहते थे इसको, सभा महासभा को वरियम कहते थे। यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव अलग होते थे, अग्रहार गांव अलग होते थे। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दिए जाते गांव मतलब ब्राह्मणों के पास रहते थे, उनको अग्रहार और ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ते हैं जब आप क्लास पढ़ते हैं, ऐसे तो क्लास कंप्लीट नहीं होगी। तो क्वेश्चन इसका जो रहेगा वो रहेगा बी, राइट। बट याद रखना कि कोटम को आगे 3 पार्टों में डिवाइड किया। हर क्वेश्चन में एक पॉइंट नया मिलता है, तो हर क्वेश्चन के एक नए पॉइंट को याद रखा करो, क्योंकि वलनाडु और कोटम तो आपको याद था, अब आपको पता चला कोटम के भी 3 पार्ट है। तो कोटम के 3 पार्ट उर है, सभा महासभा है, और आपका नगरम है। इन तीनों पार्टों को भी याद रखना। चोल काल में कुर्रम क्या है? कुर्रम क्या था? तो ग्रामों का संघ या ग्राम को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कई बार पता है क्या आपको ऑप्शन, कई बार क्वेश्चन भी इतना अटपटा सा पूछ लेते हैं कि ये क्या है, संघ क्या है, ग्राम क्या है। बट आप ऑप्शन में जाया करो कि आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा इससे मैच होता है या कौन सा इसके लायक आंसर है, उसी को कर दिया करो। ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चन भी कई बार ऐसा अटपटा सा दे देते हैं कि आपने ये तो पढ़ा ही नहीं है, बस थोड़ा उसके आसपास की चीजें आपको समझनी होती है। नेक्स्ट चलेंगे। एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक की कृति का विवरण किया गया है? तो ये तो सभी को पता है, पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय, यहाँ पे लिखा हुआ है पुलकेशी, तो पुलकेशियन भी होता है, पुलकेश द्वितीय। उसके बाद हर्ष, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो है उसमें वो जो इनका वो लिखने वाला था इसका अभिलेख को, एहोल अभिलेख। पहला क्वेश्चन, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। किसने इसकी रचना की थी? रवि कीर्ति ने। कीर्ति भी लिखा आता है, रवि कीर्ति भी लिखा आता है। इसमें हर्ष और जो पुलकेशिन के बीच जो भी युद्ध होता है, घटनाएं होती है, सब लिखी हुई है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे बताया गया? पुलकेशिन द्वितीय के। अगर पुलकेशिन द्वितीय नहीं है और हर्ष के बारे में किस अभिलेख में बताया गया, तो भी यही आएगा। समझ आया? ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, पुलकेशिन द्वितीय किसका अभिलेख था, किसने इसको लिखा। जैसे हम समुद्र का प्रयाग प्रशस्ति पढ़ते हैं, ऐसे इसका एहोल अभिलेख पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस सोर्सेज में, किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध का वर्णन है? मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा अभिलेख है। अभी तुम जिस मैंने आपको बताया ना, एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल अभिलेख में सभी हर्ष की और पुलकेशिन की बातें बताई जा चुकी है। अब यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा दिए हैं, तो हम वो ऑप्शन को भी पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सोर्सेज में, हर्ष किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया है? तो सबसे पहले तो राइट आंसर ये दे दीजिए, पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख। ये तो आपको याद हो चुका होगा। अब ये देखिए, थर्ड ऑप्शन जिसके अंदर नहीं है वो तो कट वैसे भी हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन ना इसके अंदर है, थर्ड ऑप्शन ना इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर तो है, बस इसके अंदर नहीं है। इन तीनों के अंदर थर्ड ऑप्शन है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है कि बाण भट्ट का कृत हर्षचरित, इसमें नहीं है। हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, इसमें भी नहीं है। हेनसांग के जो यात्रा विवरण है, क्योंकि हेनसांग तो हर्ष के दरबार में भी था, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी था,
और उसके बाद जो जाता है वो नरसिंहवर्मन प्रथम के दरबार में भी जाता है। तो हर्ष को सारी चीजें पता, इसको हेनसांग को सारी बातें पता थी। तो राइट आंसर इसका जाने वाला है वो 3 और 4 जाएगा। ठीक है, 3 और 4 जाएगा। क्यों इनको क्यों नहीं हम ऐड कर सकते, क्योंकि ये बाण भट्टकृत हर्ष रचित है। ठीक है, और जो ये बाण भट्ट है ये किसका था, ये हर्ष के दरबार में था। ठीक है, और इस युद्ध में हर्ष की हार होती है, हर्ष की जो है हार होती है। उसकी हार के बारे में उसके अभिलेखों में नहीं मिलेगा। हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में भी उसकी जो हार के बारे में नहीं लिखा, युद्ध के बारे में। मतलब कुल मिलाकर आप समझ रहे हो ना, जो इसके अपोजिट है, जो जीत रहा है, पुलकेशिन द्वितीय है, ये जीत रहा ना, इसकी जीत हुई थी ना, इसके अभिलेखों में मिलेगा। और हेनसांग तो इसके दरबार में आया जरूर था, बट वो बाद में आपको पता है पुलकेशिन के साथ भी चला गया था बाद में, तो वो तो अपनी यात्रा विवरण में पूरी डिटेल लिखेगा। तो राइट आंसर इसका जो जाने वाला है वो 3 और 4 है। एक चालुक्य अभिलेख में तिथि अंक में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक चालुक्य अभिलेख है और उसमें बताया गया है कि शक संवत के अनुसार जो वर्ष है वो 556 है। तो वो कौन सा तुल्य वर्ष है, मतलब कुल मिलाकर जब आपको शक संवत, चालुक्य संवत या ये चीजें पूछी जाए, क्या बोलते हैं, विक्रम संवत, तो जो भी संवत पूछा जाए आप उसमें वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना था, 78 शक संवत एडी। अब इसमें ऐड करोगे कितना होगा, 8 और 6 कितना होता है, 14। उसके बाद बचा क्या, 7 और 5। ठीक है, 7 और 5, 7 और 5 को ऐड कर दिए। ठीक है, प्लस में एक आप जो बचा था ये लगा देते हैं। ठीक है, तो कितना रहेगा आपका 13, तो 4 3 6, मतलब ऐड करने के बाद ये आएगा आपका, तो उसका राइट आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे कोई भी डेट दे रखी हो और शक संवत के अकॉर्डिंग कुछ पूछा जा रहा है, तो आप उसमें शक संवत ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने किया है कि आपसे 556 दे रखा है कि इसको शक संवत से कैसे क्या करना है, कैसे शक संवत के बराबर है ये, तो बस इसको 78 जोड़ दीजिए, फिर ये सब चीजों के बराबर आ जाता है। विक्रम संवत पूछ रहा था, उसमें 57 आता है। ठीक है, विक्रम संवत 57। तो राइट आंसर इसका 64 है। तो आप बेशक प्लस करके अच्छे से 634 है, आप प्लस करके 78 देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आप, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा गया। हालांकि ये विजयनगर टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम इसके बारे में पढ़ देख लेते हैं कि क्या पूछा हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य को जब हम पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन हमारे सामने आया है तो हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो सत्य कथन बताने हैं। राजाओं ने विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। राजा थे ना जो विजयनगर साम्राज्य के, विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया था। ठीक है, उसके बाद शासकों ने देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ संलग्नता इंगित करते हुए हिंदू सुत्राण उपाधि ली थी। मतलब हिंद जो शासकों ने देवताओं के साथ अपना संबंध बताया था, एक तरह से रूप बता दिया था, तो हिंदू सूत्रत्राण की जो उपाधि है उन्होंने ली थी, ये देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको याद रखना है, सभी राजसीय आदेश थे ना जो, उनपे कन्नड़, संस्कृत, तमिल के हस्ताक्षर किए जाते थे। ठीक है, तो ये संस्कृत का कोई ज्यादा रोल तो नहीं हम कभी सुनते। राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। नीचे दिए गए कथन की मतलब सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर बताया गया है वो है आपका डी, जिसमें आपका जो सब राजा थे वो विरूपाक्ष की जो शासन करने का दावा करते थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वाला है देवताओं का कहीं ना कहीं ज्यादा संबंध था, ये तो हम बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 कि उनकी जो मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। तो ये राइट आंसर है, पर जो कन्नड़, संस्कृत और तमिल भाषा के हस्ताक्षर है ये वाला रोंग है। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। चोल राजवंश के द्वारा निर्मित वृद्धेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है। मतलब आपको पता है कि चोल जो राजवंश है उसमें काफी सारे जो मंदिर थे वो शिव से रिलेटेड थे। ठीक है, और जो इसका ये वृद्धेश्वर मंदिर है ये भी क्या आपका शिव से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा शिव का जो रूप है जो ज्यादा ही इसमें दिखता है। ठीक है, कौन सा रूप है जो ज्यादा दिखता है, वो आपका है हरिहर। मतलब हरिहर के रूप की जो विशेष महत्व उसमें दिखाया गया है, तो राइट आंसर है हरिहर।
9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव चली गई? मतलब 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव चली, मतलब नींव डाली गई, सॉरी नोट चली गई, नींव डाली गई थी। ठीक है, तो ये तो राइट आंसर आपका विजाल्य है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ना हम इतने जो फाउंडर हमसे पूछे जाते हैं ना, तो हम उनको इतना लाइटली नहीं लेते फाउंडर को, कि जो विजाल्य था ना, विजाल्य संस्थापक था। हम यहाँ तक ही रुक जाते हैं, बट कई बार है ना इनसे रिलेटेड एक दो पॉइंट पूछे जाते हैं। विजाल्य से रिलेटेड किसने नर केसरी की उपाधि ले रखी थी? जो विजाल्य है इसके पास जो उपाधि थी वो नर केसरी की थी, और इसने तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाली फाउंडर तो हमें पता है कि पूछा ही पूछा जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडर तो किसी भी का भी। संस्थापक मतलब फाउंडर तो किसी का भी इतना इंपॉर्टेंट है, कोई से भी वंश का। तो इसका जो चोल साम्राज्य का है वो विजाल्य है। ठीक है, आपको पता है पहले हम इसका जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो करिकाल पढ़ते हैं, वैसे इसका जो रहेगा वो रहेगा विजाल्य। 850 में इन्होंने चोल वंश की नींव डाली थी। एडी लिख सकते हैं या ईस्वी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसने जो कैपिटल थी इसकी जो तंजौर थी, तंजौर ही है चोल वंश की, ज्यादातर हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल बाद में चेंज होती रही होगी। तो जो तंजौर है, तंजावुर भी इसको कहते हैं, और इसकी जो उपाधि थी वो नर केसरी की थी, नर केसरी। ठीक है, उसके बाद इसने दुर्गा माता का मंदिर बनवाया था तंजौर में। तंजौर में दुर्गा माता का मंदिर बना था, दुर्गा माता का मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चोल साम्राज्य की नींव मतलब फाउंडर कौन था, तो विजाल्य था। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो उत्तरी वाला जो भाग था ना, उस पर जो विजय प्राप्त की थी वो राजराज प्रथम ने की थी। तो राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। पूरे श्रीलंका पर जो अधिकार है वो राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, उसके बाद प्रांत तक इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि पहले विजाला आता है, विजाले के बाद आदित्य प्रथम आता है, और आदित्य प्रथम के बाद आपका प्रांतक प्रथम आता है। जो प्रांतक प्रथम से रिलेटेड भी काफी पॉइंट्स हमसे पूछे जाते हैं, कि प्रांतक प्रथम का काल में कौन कौन सा युद्ध होता है। वेल्लूर का युद्ध होता है, तो लोकोलम का युद्ध होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के टीकाकार वेंकट किसके दरबार में थे? वो इन्हीं के दरबार में थे। ऋग्वेद का जो टीकाकार था ना, जिसका नाम था वेंकट, वो प्रांतक प्रथम के काल में ही था। ठीक है, शिव की उपासना करता था ये, और इसने दबर सभा की स्थापना की थी। मतलब ज्यादातर ही शिव की उपासना किया करते थे चोल साम्राज्य वाले। ये प्रांतक प्रथम था, क्योंकि बाद में प्रांतक द्वितीय भी आता है, उससे रिलेटेड भी पॉइंट है काफी, तो इसलिए इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, और वही बात मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन जितना करोगे ना उतना कंफ्यूजन दूर होता जाएगा, जितनी बार रिवीजन होता जाएगा कंफ्यूजन उतना ही दूर होता जाएगा। नहीं तो आपको ये कोई बहुत इश्यूज वाली चीज नहीं है कि आपको याद नहीं होती। रिवीजन मांगती है बार बार रिवीजन, फिर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आपको कोई डर ही नहीं रहता कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे चलते हैं। चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? पढ़ाई की से रिलेटेड जो टैक्स था वो कौन सा था, इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देवदान, नहीं तो देवताओं के लिए हो गया। ब्रह्म, ये ब्राह्मणों के लिए हो गया। ये श्रव मान्य हो गया, सबके लिए होगा। सल भोग होता है ना, जो सल भोग। ठीक है, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य है? शैक्षणिक उद्देश्य का मतलब है सल भोग। ठीक है, शैक्षणिक सल भोग। चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे कराया था। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो चोल शासक थे ना, उन्होंने क्यों करवाया भूमि का मापन? उसका जो कोई तो मोटिव रहा होगा। ठीक है, क्यों करवाया? अगर कुछ रीजन है तभी तो करवाया होगा ना। तो देखिए, क्या उन्होंने स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने के लिए? क्या उन्हें सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने के लिए? अनाज के उत्पादन के लिए? सिंचाई के दोनों की सीमा मतलब सिंचाई के लिए? अब देखिए, सिंचाई के लिए भूमि के माप में कोई रिस्क नहीं लेता, किसी ने नहीं लिया। अनाज के उत्पादन में भी नहीं लिया। स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु नहीं था। या सरकार को जो टैक्स चाहिए ना, टैक्स, ठीक है, उस टैक्स का भाग निश्चित किया जाए, कितनी भूमि है, कितना टैक्स है, उन सब चीजों के लिए ये भूमि का मापन किया था। किसने करवाया था एक बार देख लीजिए। सबसे पहले कराया तो वो तो नहीं था, पर जो मेन पॉइंट्स है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया, सर्वेक्षण भी करवाया।
ठीक है। उसके बाद इसने जो है भूमि की पैमाइश भी करवाई। पैमाइश, पहले तो सर्वे करवाया पूरा, फिर उसके बाद पैमाइश भी करवाई। फिर उसने क्या किया, भूमि पर नए टैक्स भी लगाए। नए टैक्स भी लगाए, तो ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राजराज प्रथम के लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सरकार के राजस्व भाग में निश्चित करने हेतु चोल कालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा नटराज। कल भी पढ़ा था हमने, नटराज की जो फेमस है मूर्ति यहाँ पे मानी जाती है, काफी वही है, यहाँ उसी का सबसे ज्यादा रोल माना जाता है। इनमें से किसने महाबलीपुरम में पगोड़ा रथों का निर्माण कराया था। महाबलीपुरम में पगोड़ा रथ का निर्माण कराया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पगोड़ा रथ। ठीक है, तो ये बहुत बार इंपॉर्टेंट भी और बहुत बार बता चुकी हूँ। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जिसकी शैली है मामल शैली, और उसने जो मंदिर बनवाए थे वो पैगोडा या रथ पैगोडा मंदिर बनवाए थे। ठीक है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो रथ मंदिर है, रथ मंदिर का मतलब होता है रथ की शेप में बने हुए। ठीक है, रथ मंदिर, रथ मंदिर है, इनको सप्त पैगोडा मंदिर भी कहते हैं। सप्त पैगोडा मंदिर, इनको सप्त पैगोडा मंदिर भी कहा जाता है। इनको एकाशम मंदिर भी कहते हैं, एकाशम मंदिर भी कहते हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस ये जो बने हुए थे ये मामल शैली में बने हुए थे, मामल शैली। और ये मामल शैली में किसके द्वारा बनवाए गए थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के। नरसिंह वर्मन प्रथम। इनको महाबलीपुरम के मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो बंदरगाह थी वो महाबलीपुरम थी, महाबलीपुरम। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सब पैगोडा के मंदिर, एकाशम मंदिर, महाबलीपुरम या मामल शैली के मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे। अब इसमें जो मंदिर थे, सबसे छोटा मंदिर जो बनवाया था इसने, सबसे छोटा, तो वो द्रौपदी का मंदिर माना जाता है, द्रौपदी का, है ना। उसके बाद सबसे जो बड़ा होता है, बड़ा, वो धर्मराज का मंदिर माना जाता है, धर्मराज। उसके बाद जो है द्रौपदी और अर्जुन का एक वर्गाकार मंदिर है, मतलब इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि कैसा मंदिर था, किसने बनवाया था, कैसी शैली थी, इन मंदिरों को क्या बोला जाता है। अलग से हम पल्लव स्थापत्य कला पढ़ते हैं, अलग से जो स्थापत्य कला होती है वो पल्लव वंश की पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा है हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि कौन सा मंदिर कैसा था। सब पैगोड़ा मंदिर किसको कहा गया, मामलपुरम या मामल शैली के मंदिर किसने बनवाए थे। सबसे छोटा या बिना साज सज्जा का, मतलब जिसमें कोई साज सज्जा नहीं थी ज्यादा, वो किसका मंदिर था, द्रौपदी का था। उसके बाद कहते हैं सबसे बड़ा मंदिर किसका था, धर्मराज। धर्मराज किसको कहा जाता है, युधिष्ठिर को कहा जाता है। पल्लव स्थापत्य का अग्रदूत माना जाता है धर्मराज मंदिर। ठीक है, नरसिंह वर्मन की मूर्ति भी इस मंदिर में इसके साथ ही थी, धर्मराज के साथ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से मंदिर में नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति भी थी, धर्मराज मंदिर में। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा था, धर्मराज मंदिर था। सबसे छोटा भी औरत है, कोई नहीं, बिना ऐसे चल जाएगा, द्रौपदी का था। ठीक है, इनके द्रौपदी के और अर्जुन के जो टेम्पल्स है, मंदिर है, वो वर्गाकार आकार के बनाए जाते थे। तो ये पॉइंट्स है। और आपसे क्या पूछा गया है इसमें कि इनमें से किसने महाबलीपुरम में पैगोडा रथों के मंदिरों का निर्माण कराया था, तो पल्लव ने करवाया था। उस शासक का नाम पूछे तो नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम है। ठीक है, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। तो ये जो शैली थी इनकी द्रविड़ शैली थी। ठीक है, तो इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, और आज जो आप याद करोगे बिल्कुल भी नहीं भूल पाओगे डिटेल्स में, मतलब आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसके बारे में। देखिए, एक मिनट। ये जो पल्लव वाले मंदिर बनाते थे, टेम्पल बनाते थे, इनकी जो शैली होती थी वो द्रविड़ शैली। जैसे हम शैलियां पढ़ते हैं ना, नागर शैली, द्रविड़ शैली, तो इनकी जो शैली होती है वो द्रविड़ शैली होती थी। ठीक है, जिसमें चार भाग थे, महेंद्र वर्मन थे, मामल शैली थी, राजसिंह शैली थी और अपराजित शैली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे प्रमुख कौन था इसमें, शैली के प्रमुख अंग कौन कौन से थे। एक तो मंडप था, मंडप। ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एक मंडप, मंडप के बाद गोपुरम, गोपुरम, गोपुरम के बाद विमान, विमान के बाद गर्भगृह।
ठीक है, ये 4 पार्ट ले रखे थे और चारों पार्ट में से आपसे पूछा गया सबसे इंपॉर्टेंट कौन था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, सारे ही इंपॉर्टेंट थे पर सबसे इंपॉर्टेंट गोपुरम को कहा गया क्योंकि ये प्रवेश द्वार था, प्रवेश द्वार। अब समझिए कैसे पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले मंडप, मंडप होता है एक वर्गाकार, देखिए आप मंदिर को देखोगे इस तरह के मंदिर होते हैं नीचे से वर्गाकार, ठीक है, तो इसको बोला जाता है इस वाली शेप को मंडप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो बीच में हम यहाँ जहाँ स्पेशल मूर्ति रखी होती है, मूर्ति भगवान जी के बीच में ऐसे बना दिया, उसके बीच में एक मूर्ति रखी होती है तो उसको बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ईश्वर की प्रतिमा रखी जाएगी, उसको गर्भगृह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रवेश द्वार बनाया जाता है, एंट्री प्रवेश द्वार से ही तो होगी अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रवेश द्वार, मतलब गोपुरम, गोपुरम। ठीक है, उसके बाद ये जो मंदिर के ऊपर बनता है सीधा शिखर, तब ये मंदिर तैयार होता है, भाई हाँ ये मंदिर है, वर्गाकार जो संरचना होती है उसको कहते हैं मंडप। ठीक है, पूरा का पूरा विमान, सॉरी उसको बोलते हैं हम विमान, इसको बोलते हैं शिखर है या विमान है, ये जो है ये आपका शिखर बोलते हैं इसको, विमान। ये एक तरह से आपका मंदिर बनता है, ये आपका वर्गाकार क्या हो जाएगा, मंडप, बीच में गर्भगृह हो जाता है आपका, और गर्भगृह के बाद यहाँ प्रवेश द्वार है, उसके बाद ये शिखर है। तो मंदिर को इसको क्या बोलते हैं, इस जो प्रवेश द्वार सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी इंपॉर्टेंट एंट्री यहीं से हो रही है, तो गोपुरम सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक मंडप जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो कौन सा है, गोपुरम माना जाता है। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर का निर्माण करवाया। तो शिलाओं का मतलब पत्थरों को काटकर जो मंदिर बनवाए गए थे, ठीक है, और करके चेतकारी विरुद्ध धारण किया, मतलब उपाधि थी इसकी चेतकारी। ठीक है, तो ये था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अब देखिए कितना डीपली और कितना अच्छे से क्वेश्चन को पूछा गया। जब तक आप टॉपिकों को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। ठीक है, तो आपको टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना होगा, सभी टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़नी होगी, और मैंने स्पेशली यूट्यूब पे ये वाला टॉपिक करा रखा है, आप जाके देख सकते हो अचीवर्स ऐप पे। और अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो मेरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हो आप। अदरवाइज ये वाला टॉपिक यूट्यूब है अचीवर्स ऐप पे, उस पर कंप्लीट करा रखा है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं ये कराऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही मैं आपको इसकी डिटेल बता सकती हूँ, क्योंकि बीच में टॉपिक नहीं छोड़ना था। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको एक क्लास या एक या दो क्लास में चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा दूंगी। किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्माण करना चेतकारी विरुद्ध धारण की। अब कैसे क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा आप समझ लीजिए, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने शिलाओं को, मतलब शिलालेखों को या सॉरी पत्थरों को काट कर मंदिर बनाए थे, और उसके बाद उसने चेतकारी उपाधि धारण कर ली थी, तो वो नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने क्या किया था, इसके इसने जो क्या किया था वो था आपका, सॉरी नरसिंह नरसिंह कर रही हूँ, महेंद्र वर्मन प्रथम था। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश को, स्टार्ट करते हैं ना पल्लव वंश को, तो पल्लव वंश में एक आता है सबसे पहले आपका जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु आएगा। उससे पहले भी आते हैं विष्णु गोप वगैरह, पर जो राइट वास्तविक संस्थापना माना गया उसको सिंह विष्णु कहते हैं। देखिए जब हम पल्लव वंश को स्टार्ट करते हैं तो सिंह विष्णु आता है सबसे पहले, सिंह विष्णु इसका संस्थापक था, पल्लव वंश का फाउंडर। ठीक है, उसने उसके बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं, उसकी अवनी सिंह उपाधि थी, ब्रहा मंदिर का निर्माण करवाया था मावलपुर में, ये सब चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने जो है मंदिरों को, जो टेम्पल, उनको पत्थरों को काटकर मंदिर बनवाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, पत्थरों को काटकर मंदिर बनवाने शुरू कर दिए थे, और उसको महेंद्र वर्मन शैली के नाम से जाना जाने लगा था, महेंद्र वर्मन शैली। उसके बाद क्या हुआ, इसने जो है उपाधि धारण की, इस शैली की वजह से इसने जो उपाधि धारण की वो थी चित्तोकारी। वैसे तो इसकी बहुत सारी उपाधि है, इसकी उपाधि गुणधर भी है, गुणधर, विचित्र चित्त भी है, विचित्र चित्त चित्त, उसके बाद मत विलास भी है, मत विलास, ये सब इसकी उपाधि है किसकी, महेंद्र वर्मन प्रथम की। पहले ये क्या था, पहले ये जैन धर्म से बिलोंग करता था, बाद में जो है अपर नामक एक शैव संत के प्रभाव में आके शैव धर्म में चला गया था। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पल्लव शासक ने सर्वप्रथम शिलाओं के उत्खनन मंदिर निर्माण करके चेतकारी धारण उपाधि धारण की। हमसे सीधा उपाधि पूछी जा रही है, पर उपाधि के
थ्रू 2 क्वेश्चंस पूछ लिए हमसे, ठीक है। उपाधि के पत्थरों को काटकर मंदिर की शुरुआत कौन कर रहा है? महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। और उसने फिर कौन सी उपाधि ली है? तो चेतकारी उपाधि ली है। तो 2 क्वेश्चन आपसे एक साथ पूछ लिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो महेंद्र वर्मन प्रथम है। सॉरी, मैं नरसिंह वर्मन कह रही थी, कई बार माइंड में जो है क्वेश्चन नरसिंह वर्मन महेंद्र ही चलता रहता है और जुबान से बार बार नरसिंह नरसिंह ऐसे चलता रहता है। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है आधे क्वेश्चन में। प्लीज अवॉइड कीजिए और आप अपना थोड़ा सा देख लीजिए या मेरे से पूछ लिया करो कि मैम ये वाली चीजों में हमें डाउट है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसिद्ध नाटक मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? अभी अभी जिस क्वेश्चन को हम पढ़ के आए हैं और मैंने आपको ये बताया था कि उसने जो उपाधि ली थी मत विलास भी ली थी। तो मत विलास उसने उपाधि तो ले ली, साथ में उसने बाद में एक बुक्स भी लिखी थी जिसको बोलते हैं मत विलास प्रहसन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। मत विलास प्रहसन जो बुक है, इसमें क्या था, इसमें जैन धर्म वालों का और बौद्ध धर्म वालों का, जैन ना लिखा मिलेगा, ये भी लिखा मिला सकता है कापलिको, कापलिको का, और बौद्ध धर्म वालों का, बुद्धों का मतलब बौद्ध धर्म वालों का मजाक उड़ाया था, ठीक है। जैन भी लिखा आएगा। तो इन सब का मजाक उड़ाया था। उसमें जो बुक है वो मत मिलास प्रहसन, ऐसा कहा जाता है कहीं ना कहीं इसके काल में न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार था। और इस बुक से ऐसा पता चलता है कि न्याय जो थी, जो व्यवस्था थी, उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि किसी के धर्म का, किसी की चीजों का मजाक उड़ाना अलाउड नहीं होता। मत विलास प्रहसन जो बुक है उसमें इसने इन सब चीजों को लिखा है। दूसरी इसकी जो बुक थी वो कुव्य माल थी, कुव्य माल, ठीक है। इसको मैंने आपको बता दिया था कि पहले जो है ये जैन धर्म से ही बिलोंग करता था, बट इसने किसके प्रभाव में आके, अपर नामक शैव संत के प्रभाव में आके शैव धर्म ले लिया था, ठीक है। शैव धर्म में चला गया था ये। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध संस्कृत लेखन दंडित किसकी सभा में अलंकृत थे? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पल्लव से रिलेटेड हमें पूछा गया है, ठीक है। किससे रिलेटेड पूछा गया? पल्लव से। कि जो दंडिन है ना, दंडिन ये किसके मतलब सभा में था? तो पल्लव में था, ये तो हमें पता है, पर हमें एडजेक्ट भी तो याद रखना है कि दंडिन किसके दरबार में था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नरसिंह वर्मन द्वितीय जिसने राज सिंह शैली चलाई, जिसने कांची का कैलाश मंदिर स्टार्ट किया, उसी के दरबार में ये दंडिन भी था, ठीक है। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक था दंडिन, ये नाम है, ठीक है। संस्कृत का महान विद्वान था। इसकी जो बुक थी वो थी काव्य दर्श। बुक का नाम है काव्य दर्श। अब आपसे पूछा गया ये काव्य दर्श लिखने वाला दंडिन किसके दरबार में था? नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में था, ठीक है। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसकी जो उपाधि है वो है राज सिंह भी है। नरसिंह वर्मन द्वितीय है ना, उसकी क्योंकि उसने राज सिंह शैली चलाई थी ना, तो उसकी उपाधि राज सिंह भी है, आगम प्रिय भी है, शंकर भक्त भी है। स्वयं को ये शिव का पूर्ण अवतार कहने लगा था बाद में, ठीक है। कहने लगा होगा भी, इसको लगता होगा मैं हूँ, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था? अब मैंने आपको ये बताया था कि चोल राजा और स्नानगार मतलब उनकी क्या होती थी? अंगरक्षिका। जो स्त्रियां थी वो चोल राजाओं की अंगरक्षक होती थी, स्नानागार की देखरेख करती थी, भोजनालय का प्रबंध करती थी, उनकी हेड हुआ करती थी। बट आपसे यहाँ पूछा गया है कि प्रबंध कौन देखता था? खाली अकेले स्त्रियां तो नहीं थी ना, पूरे चोल साम्राज्य में खाली स्त्रियां ही थी जो सारे इन डिपार्टमेंट को संभालती थी। स्त्रियां थी, बट आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, अगर पुरुष नहीं पूछा तो अलग बात है, अभी ऑप्शन में स्त्री पुरुष दोनों नहीं है तो आप स्त्रियों को करोगे। बट यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ऑप्शन में है तो आप स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही करोगे। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का संबंध चोल से है? कौन सा एक मंदिर है जिसका संबंध चोल से है? एक मंदिर पूछा आपसे जिसका संबंध चोल से है। तो आपने ये बार बार ही पढ़ा हुआ है ना, खुजराहो का कंदारिया महादेव, एलोरा का कैलाश मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये राष्ट्रकूट का है। और ये क्योंकि एलोरा का, याद रखना, एलोरा का पूछा हुआ है, कांची का नहीं पूछा हुआ है, ये कांची वाला पल्लव का है। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, ठीक है। तंजौर का विदेदेश्वर, जो राजराज प्रथम ने जो बनवाया था ना, राज प्रथम ने वो बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसको राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये चोलों से संबंधित है, बाकी नहीं है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा बहुत ही अच्छा, और जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ अभी तक, और सारे जो पढ़े हुए हैं ना उन्हीं में से आया, अभी जो क्वेश्चन आंसर में से क्वेश्चन निकल के आया है ये, बट आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लोक महादेवी, कल पढ़ी थी हमने भी लोक महादेवी, विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी थी लोक महादेवी, और त्रिलोकेश्वर जो थी, दो पत्नियां थी इसकी। इसने टेम्पल बनवाया था, कहाँ पे बनवाया था इसने? पटकल में। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर। उसके बाद नरसिंह वर्मन, अब नरसिंह वर्मन इतनी देर से क्या बोल रहे हैं हम भी, नरसिंह वर्मन है, रथ और मंडप मंडप वाले मंदिर बनवा रहा है, तो नरसिंह वर्मन में द्रौपदी रथ वाला मंदिर बनवाया है। ठीक है, राज राज को हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के गए हैं कि राज राज ने तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया है। उसके बाद राज सिंह, राज सिंह सैली में मंदिर नहीं, आपसे सीधा नरसिंह वर्मन द्वितीय का मंदिर नहीं पूछा गया, आपसे राज सिंह सैली का ही मंदिर पूछ लिया। तो राज सिंह सैली का मंदिर भी हमें पता है, नरसिंह वर्मन द्वितीय की सैली राज सिंह थी, और कांची का कैलाश मंदिर उसी ने बनवाया था, क्योंकि पल्लव है, पल्लव कांची, याद रखना। तो राइट आंसर इसका जाएगा सी, आप मिलान कर लेना बाद में। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं, देखो ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है इसमें पूछा हुआ है कि प्रशासन में महिलाएं, और देखो ऊपर क्या पूछा हुआ था आपसे, ऊपर आपसे कुछ चोल राजाओं के स्नानागार और स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध कौन देखता था, चोल के बारे में पूछा, स्पेशल चोल डाला हुआ है, स्नानागार भोजनालय का प्रबंध पूछा हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से किन के अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं, प्रशासन की जहां बात आ जाती है बच्चा, वहां पे आप चालुक्य पे चला जाइए, प्रशासन जहां आता है वहां चालुक्य पे जाना है, अगर स्नानागार है, अंगरक्षक है, ये जा सकते हैं आप चोल पे, पर प्रशासन में जो महिला भागीदार थी, अधिकारी थी, वो चालुक्य शासक में थी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोल के शाही सैन्य दल, शाही सैन्य दल होता है मतलब उनकी जो सैनिक होती है, शाही सेना होती है, शाही सैन्य दल होता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया तो वो है भत्तर का, भड़तर का। ठीक है, तो लास्ट जो सॉरी नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो क्वेश्चन हमारा, किस चोल शासक के विषय में कहा गया है कि उसकी हत्या भीड़ में हुई थी, तो वो अधिराजेंद्र के बारे में कहा था, हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन गंगकोंड विरुद्ध किससे सम्मानित था, इस क्वेश्चन को तो बस छोड़ ही दो, हम कितनी बार हमें पकाओगे, राजेंद्र प्रथम था। प्राचीन भारत में योद्धा जनजाति से पूछी गई है कि योद्धा कौन थे, वो एक गणतंत्र जनजाति थी, जनजाति तो हम पढ़ते आए इसके बारे में बहुत ज्यादा, कि योद्धा एक जनजाति थी, योद्धा एक जनजाति थी। ये कब थी, जब आपके ये सब चल रहे थे ना वंश, तो एक जाति योद्धा जनजाति भी आई थी। ठीक है, जब आपका शायद कुषाण वंश था और ये हर्ष वगैरह चल रहे थे, तो एक योद्धा जनजाति भी आई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया योद्धा कौन थे, गणतांत्रिक जनजाति थी, गणतंत्र था वहां पे। ठीक है, और ये हम शायद उसमें भी पढ़ते हैं, जब हम मगध साम्राज्य वगैरह पढ़ते हैं वहां पे भी पढ़ते हैं। तो राइट आंसर ये है। निम्नलिखित में से कौन प्रागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुगंध द्रवित विरुद्ध से सम्मानित था, ये उपाधि अभी एक, इसने एक उपाधि ली थी, उपाधि का नाम क्या था, सुग, सुग भी लिखा होता है और इस यहाँ पे सुगंध लिखा हुआ है, कई बार क्या लिखा होता है, सुग विवर्त। ठीक है, या कहीं ये भी लिखा मिल सकता है तीवर्त, ये सेम नाम है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है जिन्होंने टैक्स को रिमूव कर दिया, और छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स लगे हुए थे, टैक्स रिमूवर करने वाला जो व्यक्ति है, क्योंकि राजराज प्रथम ने बहुत सारे छोटे छोटे नए टैक्स लगा दिए थे ना, तो टैक्स रिमूवर, टैक्स को खत्म करने वाला, या फिर जिसने कर को समाप्त कर दिया गया, उसके लिए इसने उपाधि ली थी सुग्रीव्रत। तो ये कौन था, ये आपको कुलुतुंग प्रथम था, कुलुतुंग प्रथम था, इसने ये सब टैक्स मिटा दिए थे। चोल देशों के वीर पत्तनों से का क्या तात्पर्य है, मतलब वीर पतन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा पता है कि व्यापारियों की बस्तियां, बंदरगाहें, तो ये वीर बलंजू व्यापारियों की बस्तियां होती थी, वीर बलंजू का मतलब होता है व्यापारियों की बस्तियां। नेक्स्ट चलते हैं, किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, अब देखिए आप, उच्च पद की बात आ रही है ना, उच्च पद, महिलाओं के अधिकारी पद, प्रशासन में ही तो होते हैं उच्च पद। ठीक है, तो जो उच्च पद की बात आ रही है तो चालुक्य की बात आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चोल राजा नहीं है, ये भी चोल राजा, ये कब का, जब संगम काल में चोल साम्राज्य था। ठीक है, तब हम करिकाल को पढ़ते हैं। उसके बाद आदित्य प्रथम भी है, क्योंकि विजालय फाउंडर था, और विजालय के बाद आदित्य प्रथम आता है, उसके बाद प्रांतक प्रथम आता है।
उसके बाद अगर विक्रमादित्य की बात पूछी जाए तो ये चालुक्य शासक है, ये आपका चोल शासक नहीं है। विक्रमादित्य फर्स्ट, विनयादित्य, उसके बाद विजयादित्य, उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड, ये सब आपके क्या रहेंगे, चालुक्य शासक रहेंगे। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राज सिंह थी? अभी भी कुछ बचा है क्या बाकी इसके बारे में जानने के लिए? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि राज सिंह थी, जिसने राज सिंह शैली में कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र थी? ठीक है भाई, त्याग समुद्र भी उपाधि थी। इतनी उपाधियां पूछी गई है ना, इतनी उपाधियां बस पूछो ही मत। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है ये, पर रिवीजन तो ये एक ऐसी चीज है जो आपकी कंफ्यूजन का, आपकी कंफ्यूजन का समाधान है। क्या समाधान है? रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इससे ज्यादा और कुछ भी आपके लिए इसका समाधान नहीं है। तो जो विक्रम चोल है ना, विक्रम चोल, उसको त्याग समुद्र की उपाधि दी गई है। अब आप देखोगे भाई, विक्रम चोल को तो हमने नहीं पढ़ा, कुलोत्तुंग प्रथम तो आप बार बार पढ़ रहे हो ना। कुलोत्तुंग प्रथम का बेटा था ये विजय चोल, ठीक है। कुलोत्तुंग प्रथम, प्रथम के बाद आता है आपका विक्रम चोल, विक्रम चोल। इसकी जो उपाधि थी वो त्याग समुद्र की थी। एक उपाधि इसकी कलंक भी थी, कलंक। एक तो कलंक होता है, एक कलंक भी थी। इसने जो है ना तंजोर में, तंजोर में इनकी जो राजधानी थी तंजोर, उसमें चिकित्सालय बनवाया था, चिकित्सालय, ठीक है। और इसने ना चित्रम, जो चिदम्बरम का मंदिर हम बार बार पढ़ रहे हैं, चिदम्बरम का मंदिर, उसका पुनरुद्धार भी करवाया था, ठीक है। बट इसने एक काम गलत किया था अपनी लाइफ में, विक्रम चोल ने। इसने कहीं ना कहीं धर्म को, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, अपने शैव धर्म को बढ़ावा देने के लिए, इसने चिदम्बरम में, बार बार, चिदम्बरम, चिदम्बरम में क्या किया था? गोविंदराज मंदिर था। चिदम्बरम में एक गोविंदराज मंदिर की वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था, और इसने एक जबरन टैक्स भी स्टार्ट कर दिए थे। तो ये विक्रम चोल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो बस यही पॉइंट से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम चलेंगे, निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया और उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाला? भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। रामानुज को उत्पीड़ित किया या नहीं किया, बट हाँ इसके राज में ये जरूर था। और इसमें जो गलत दिया हुआ है, क्लोटोंग द्वितीय क्वेश्चन दिया, आंसर दिया गया जी नहीं, क्लोटोंग प्रथम था, जिसके दरबार में रामानुचार्य जो वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, रामानुचार्य जो वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, ऐसा कहा जाता है। इसको तंग किया गया, कुछ ऐसा गलत हुआ इसके साथ, जिसके बाद ये यहाँ से चला गया था और होयसेल के विष्णुवर्धन के दरबार में, होयसेल जो शासक थे ना, उनके विष्णुवर्धन दरबार में चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुलोत्तुंग प्रथम है वो शैव धर्म से बिलोंग करता था, क्योंकि उसने चिदम्बरम का मंदिर बनवाया था, नटराज मंदिर जिसको बोले जाते हैं। श्रीरंगम का मंदिर भी उसी ने बनवाया था, उसका मतलब आकार बढ़वाया था, लगा दीजिए इसमें, श्रीरंगम का आकार बढ़वाया था। अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में, बस इस क्वेश्चन को तो पूरा पढ़ने के लिए रहने ही दो। राजराज प्रथम था भाई वो, जिसने तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था। रट्टा लगा लो कुछ क्वेश्चन का, तो बस आपको इतना अच्छे से याद हो चुके होंगे। चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती थी, और प्रक्रिया को आपको थोड़ा सा एक अलग तरीके से पूछा गया है। सभी भूमि स्वामियों की पात्रता, मतलब जिनके पास जमीन होती थी वो उसमें भाग ले सकते थे। पद का परिवर्तन होता था, ठीक है। उसके बाद लॉटरी के द्वारा चयन होता था। उम्मीदवारों का मनोनयन होता, मनोनयन कहाँ होता था आपको पता है? मनोनयन न होने की बजाय ये जो पर्चियां वगैरह डाली जाती थी, उसमें से एक पर्ची उठा ली, जिसकी जिसका नाम आता था, एक तरह से लॉटरी तो लगती थी, जिसका नाम आता था उसी को चूज कर दिया जाता था। तो राइट आंसर है इसका 1 2 3, ठीक है। उम्मीदवारों का कोई मनोनयन मनोनयन नहीं होता था। श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम, हाँ ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, वही है विजयतुंग वर्मन। रिपीट हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? तो चोलों से संबंधित जो मंदिर नहीं है वो एक मिनट देख लेते हैं हम। चोलों से संबंधित नहीं है, आपको ये याद रखना, चाहे आपको और मंदिरों के बारे में पता हो चाहे ना पता हो, बट आपको ये पूछा गया क्या? ये तो आपको पता है, वृद्धेश्वर मंदिर है, बार बार ये भी चोलों ने बनवाया। मुक्तेश्वर या रेतेश्वर मंदिर ये भी इन्होंने बनाया। कोरंगनाथ का मंदिर आपने पता ना, रंगनाथ मंदिर का पुनरुद्धार कराया, ये भी इनसे रिलेटेड है चोलों का। बट जो कैलाश नाथ मंदिर है भाई, ये कैलाश नाथ वाला मंदिर है, हमें कांची और पल्लव तो कुछ दिया नहीं हुआ है।
बट हमें पता है कि कैलाशनाथ मंदिर इनने नहीं बनवाया, पल्लव शासक ने बनवाया, तो राइट आंसर इसका सी है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो पंडित चोल उपाधि में आप डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी थी भाई पंडित चोल की उपाधि? किसके द्वारा बनवाई गई थी, सॉरी किसके द्वारा ली गई थी? राजेंद्र प्रथम। क्यों? क्योंकि उसने वैदिक अध्ययन कराया था, वैदिक का यहाँ पे प्रचार प्रसार किया था दक्षिण में, इसलिए इसको पंडित चोल कहा जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका बी। और नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी में दक्षिण पथ के दो महत्वपूर्ण अंतरराज्यीय बाजारों का उल्लेख किया? देखिए क्वेश्चन को समझिए जरा। ये एक बुक्स है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी। आपको पता है इस बुक के बारे में पढ़ते हैं। इसने इस बुक के जो राइटर है वो अज्ञात है, बहुत सारे अलग अलग राइटर ने इसके जो इसको संकलित किया हुआ है इस बुक को। पर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ के व्यापार के बारे में, दक्षिण का जो एरिया उसके व्यापार के बारे में सब कुछ जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो ये कहा गया है कि जब इसमें व्यापार लिखा हो तो दक्षिण पथ के दो अंतर्राज्यीय बाजारों के नाम भी लिखे होंगे, तो वो आपका प्रतिष्ठान और टगर है। इन दोनों का जिक्र पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी में आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? प्रतिष्ठान और टगर, ये दोनों जगह हैं जिनका जिक्र पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इस बुक में इस ग्रंथ में आता है। प्राचीनतम पतन पुहार किसके तट पर स्थित है? जो ये पुहार बंदरगाह है, ठीक है, किसके तट पर थी? आपने पढ़ा था चोल साम्राज्य, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनकी जो बंदरगाह थी कावेरी पट्टनम पे, कौन सी थी? पुहार। तो ये वाला किसका रहेगा आपका? पुहार तट के पर स्थित जो थी वो कावेरी। चोल राजवंश निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था? सर्वप्रथम चोल वंश शासकों में किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको थोड़ा सा। एक बात अगर दक्षिण पूर्व की आ रही है तो दक्षिण पूर्व से आप समझते हो ना, ये दक्षिण है ये वाला इलाका, पर पूर्व की बात कर रहे हैं तो ये पूर्व है, ये वाला पूर्व वाला इलाका। ठीक है, और ये कह रहा है कि किसने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया? क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूछा क्या जा रहा है? दक्षिण पूर्व अभियान पढ़ रहा है, पूछ रहा आपसे, तो मैं इसको थोड़ा आपको समझा देती हूँ। देखिए जो राजेंद्र प्रथम था ना, राजेंद्र प्रथम, ये वाला जो है इंडिया का साउथ वाला एरिया है, और यहाँ पे आपको पता है श्रीलंका है, ये पूरा श्रीलंका इसने जीता था। उसके बाद ये जो अंडमान निकोबार वाला जो द्वीप समूह है, ये वाला इसने जीता था, अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, जब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे ये इंडिया का मैप है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पे भी इस तरह का ही एरिया है, और यहाँ ऐसे करके ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, यहाँ पे है कड़ारम क्षेत्र, कड़ारम। ठीक है, क्या है यहाँ पे? कड़ारम। उसके बाद यहाँ पे पेगू है, पेगू। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कंबोडिया है, कंबोडिया। तो यहाँ पे इसने सब जगह अपना अधिकार शुरू कर दिया था, कड़ारम को जीत दिया था, और यहाँ पे तो क्या कहते हैं, इसको नष्ट ही कर दिया था, आग लगा दी थी, और कड़ा रंग की यहाँ पे उपाधि इसने ले ली थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इसने श्रीलंका को पूरा जीत लिया था, चीन में राजदूत भेजा इसने अपना, और ये अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया। ये दक्षिण पूर्व वाला एरिया तो है सारा। ठीक है, कंबोडिया के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे इसने, कंबोडिया के साथ, पेगू, इन सब पर इसने अधिकार कर लिया था। तो ये जो राइट आंसर आपका जाता है वो राजेंद्र प्रथम के बारे में जाएगा। किसके बारे में जाएगा? राजेंद्र प्रथम के बारे में जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका सी। और ये आपसे पूछा गया, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी? श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किसने दी थी? कुलोतुंग प्रथम ने। आपको पता है राजेंद्र प्रथम ने तो पूरे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, और महेंद्र पंचम वहां का शासक था उस वक्त, उसको क्या कर लिया था? उसको कैद कर लिया था, और कैद करने के बाद क्या होता है, उसको पकड़ लिया था, 12 साल तक वो जेल में रहा था, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। अब आपसे ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी वह कौन था? तो वो कुलोतुंग प्रथम था। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहीं पे बता देती हूँ। इसके शासनकाल में विजय बाहु ने श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर लिया था। शासक कौन था? विजय बाहु। जो ने वो था महेंद्र पंचम, उसकी तो मृत्यु हो गई थी, और यहाँ पे जो अब शासक आ गया था वो आ गया था विजय बाहु। इसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया था, किसके काल में?
कुलोत्तुंग प्रथम के काल में। और यही नहीं, इसने अपनी पुत्र का विवाह, कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने पुत्र का विवाह, श्रीलंका के राजकुमार पुत्री का विवाह वेरुप्पु पेरुमाल के साथ कर दिया था। मतलब वैवाहिक संबंध भी इन्होंने बना लिए थे यहाँ के राजकुमार के साथ। ठीक है, मतलब अपनी पुत्री का विवाह कुलोत्तुंग प्रथम ने यहाँ के राजकुमार के साथ कर दिया था। नेक्स्ट जो है, बस इतना ही इसके बारे में है कि विजय बाहु के काल में इसने इसको अपना पूरा फ्री कर लिया था और अपनी बेटी का विवाह भी इसके साथ कर दिया था, इसके राजकुमार के साथ, इसके बेटे के साथ कर दिया था। तो श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देने वाला कुलोत्तुंग प्रथम था। चोल शासक है ये, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको याद हो चुका होगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? कहीं कहीं बच्चा 72 ना लिख के 92 भी लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना। 72 पूरे व्यापारी, कोई एक नहीं कोई दो नहीं, 72 पूरे व्यापारी कुलोत्तुंग प्रथम ने ही चीन में भेजे थे। ठीक है, अब वैसे तो औरों ने भी भेजे थे, ऐसी बात नहीं है कि इसने ही भेजे थे, तो आपको सब याद करना, आप पूछ सकते ना किसने नहीं भेजे, किस किसने भेजे थे। कहते हैं कि धीराज ने भी भेजे थे, सॉरी राजराज प्रथम ने भी भेजे थे, राजराज प्रथम। सबसे पहले आपको याद रखना, राजराज प्रथम ने भी भेजे थे। तो आपसे कई बार पूछ रहे किसने भेजे किसने नहीं भेजे, राजराज प्रथम ने। उसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने भी भेजे थे। अब हम पढ़ रहे हैं कुलोत्तुंग, कुलोत्तुंग ने भी भेजे हैं। ठीक है, तो इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों ने ही राजदूत भेजे हैं। कहाँ पर भेजे तीनों ने राजदूत? तीनों ने चीन में अपने राजदूत भेजे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाएगा कौन सा, कुलोत्तुंग प्रथम। आगे चलते हैं, चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? मतलब कौन सा चोल राजा था जिसने सिलोन, अब सिलोन किसको बोलते हैं, श्रीलंका को। ठीक है, सिलोन श्रीलंका को बोला गया है। तो किसने जो इस पे विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने, इसने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था। उत्तरी भारत का, सॉरी उत्तरी श्रीलंका का जिक्र है ना, कि उत्तरी भाग वाले इलाके को किसने जीता था? तो राजराज प्रथम ने। और यहाँ कोई ऐसा लिखा नहीं है कि उत्तर वाला एरिया, यहाँ सीधा लिखा हुआ है कि श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट चलते हैं, वह चोल शासक जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। तो बंगाल की जो खाड़ी है ये वाली है ना, यहाँ पे पूरा एरिया था जो इसने जीता था, वो किसने जीता था? राजेंद्र प्रथम ने। ये ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैं बता देती हूँ आपको, राजेंद्र प्रथम ने ही पूरी बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप नाम दिया, मतलब चोलों का ही ये शासन है। चोलों की झील है, या बंगाल खाड़ी की बजाय चोल झील के नाम से जानी जाने लगी थी। तो ये हमारे अब 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। आई होप मैंने आपको हर क्वेश्चन को बहुत मेहनत से समझाया है, और बहुत टाइम भी मैंने आपको इन सब क्वेश्चनों का दिया है। आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी टॉपिक होगा उसके साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय।